Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a case study. मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि केस स्टडी किस टॉपिक पे है, मैं आपको ये बताऊंगी कि केस स्टडी पढ़ के हम कैसे ये डिसाइड करें कि ये किस टॉपिक पे केस स्टडी है और हमको क्या लिखना है और कैसे लिखना है. So WDG is a family-owned business. The family owns 80% of the shares. The remaining 20% is owned by 6 non-family shareholders. WDG क्या है? एक family-owned business है. 80% shares family के खुद के, 20% दूसरों के. It manufactures cardboard boxes for customers, which are mainly manufacturers of shoes, clothes, crackers, etc. ये cardboard box बनाती है customers के लिए, shoes, clothes और crackers जो बेचते हैं वैसे customers के लिए. Now the board is considering to join the paper tube market as well. अभी बोर्ड क्या सोच रहा है कि हमको पेपर ट्यूब मार्केट में भी जाना है. बॉक्सेस ऑलरेडी बना रहे हैं, अब हमको कहाँ जाना है? पेपर ट्यूब मार्केट में. पेपर ट्यूब्स ऑल्सो नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब्स आर सिलेंडर शेप्ड कंपोनेंट्स दैट आर मेड विथ कार्डबोर्ड. पेपर ट्यूब्स कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. पेपर ट्यूब्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क बाय मैनी इंडस्ट्रीज दैट रिलाई. पेपर ट्यूब्स इंक्लूड food processing, shipping and the postal service, automotive manufacturing, material handling, textile, pulp and paper, packaging and art, etc. अभी तक वो कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहा था, अब वो पेपर ट्यूब भी बनाना चाहता है जिसको क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड ट्यूब्स भी बोलते हैं. ये क्या सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, राइट? जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल में अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं कार्डबोर्ड के, राइट? तो वैसे पेपर ट्यूब्स. और ऐसे वो कहता है कि इंडस्ट्रीज इसको बल्क में ऑर्डर करती है. द पेपर ट्यूब्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड. जिनको हम बेचेंगे, जिन इंडस्ट्री को हम बेचेंगे, उनके फिनिश गुड का 1 to 3% का कॉस्ट किसका होता है? पेपर ट्यूब का होता है, राइट? समझ में आया? मैं बेच रहा हूं पेपर ट्यूब, मैं WDG हूं, मैं बेच रही हूं पेपर ट्यूब और जिसने मुझसे खरीदा उसका एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तो उस फिनिश प्रोडक्ट का सिर्फ 1 to 3% कॉस्ट क्या होगा? वो पेपर ट्यूब होगा. द इंफॉर्मेशन अबाउट पेपर ट्यूब्स इज एज फॉलोज. The paper tubes are made in machines of different sizes. The lowest cost machine is of rupees 1,89,000 including GST at the rate 5%, and only one operator is required to run this machine. 2 days training is required to enable untrained person to run such a machine efficiently and effectively. A special paper is used in making paper tube and this paper remains in short supply. पेपर ट्यूब क्या? बहुत सारी मशीन्स के हेल्प से बनता है. जो लोएस्ट कॉस्ट की मशीन है वो 1,89,000 की है. एक ऑपरेटर लगता है, उसको 2 दिन की ट्रेनिंग लगती है उस मशीन को चलाने के लिए. और जो पेपर लगता है पेपर ट्यूब बनाने के लिए वो शॉर्ट सप्लाई में रहता है. प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेपर ट्यूब्स हैव अ टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75%. ऑफर प्रोडक्ट रेंजेस विच आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी. अभी क्या 5 मेजर मैन्युफैक्चरर है इन पेपर ट्यूब के जो 75% ऑफ द मार्केट कैप्चर करके रखे हैं. द मार्केट लीडर currently has 24% share and the 4 remaining competitors hold on average 12.75% share. The annual market growth is 3% per annum during recent year. और annual market growth कितनी है? 3% per year. A current report insight on global activities of foreign-based MNCs released the news that now MNCs are planning to expand their packaging operation in overseas market by installing automated machines to produce paper tube of any size. अभी जो current report किन्ने दी insight on global activities of foreign-based MNC के हिसाब से MNCs भी अब इस business में आना चाहती है जहां वो produce करेगी different size of paper tubes. Another company, HEG, manufacture a small, however increasing range of plastic tubes which are capable of housing small products such as foils and paper-based products. Currently, these tubes are on an average 15% more costly than the equivalent size paper tube. एक और कंपनी है HEG जो प्लास्टिक ट्यूब्स बना रही है. हम कार्डबोर्ड पेपर ट्यूब्स बना रहे हैं, वो प्लास्टिक ट्यूब्स बना रही है, राइट? और अभी वो ऑन एन एवरेज 15% कॉस्टली है. किससे? पेपर ट्यूब से. रिक्वायर्ड assess whether WDG should join the paper tubes market as a performance improvement strategy. क्या WDG को पेपर ट्यूब मार्केट ज्वाइन करना चाहिए अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने? अभी आपने पूरा पढ़ा. देखिए केस स्टडी में क्या, WDG एक फैमिली ओन बिजनेस है. 80% शेयर्स खुद के पास है, 20% दूसरे के पास है. कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है. अभी क्या बनाना चाहती है? पेपर ट्यूब्स बनाना चाहती है. जो उसके कस्टमर है
उनका फिनिश प्रोडक्ट, जैसे मैं जिसको बेच रही हूँ, मैं WDG हूँ, मैं आपको बेच रही हूँ, और आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका सिर्फ 1 to 3% कॉस्ट किसका है, पेपर ट्यूब का है। पेपर ट्यूब में मशीन्स लगती है बनाने के लिए, लोएस्ट कॉस्ट वाली 1,89,000 की है, एक ऑपरेटर लगता है, 2 दिन ट्रेनिंग के लगते हैं, और जो मटेरियल चाहिए पेपर ट्यूब बनाने के लिए वो शॉर्ट सप्लाई में है, राइट। 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं पेपर ट्यूब के, जो 75% मार्केट को उन्होंने कैप्चर करके रखा है, और 3% ग्रोथ है मार्केट में हर साल, पेपर ट्यूब मार्केट में। अभी करंट रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ MNCs भी इस मार्केट में आना चाहती है, और वो पेपर ट्यूब्स बनाएगी कोई भी साइज के, क्योंकि उनकी तो ऑटोमेटेड और काफ़ी अच्छी मशीन्स है। एक और कंपनी है HEG, जो प्लास्टिक ट्यूब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन अभी उनके प्लास्टिक ट्यूब 15% कॉस्टली है पेपर ट्यूब के। तो आपको बताना है कि WDG को ये मार्केट में जाना चाहिए क्या, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। तो देखिए आप एनालिसिस कैसे करेंगे, केस लॉ पढ़े, आपको मार्केट का एनालिसिस करना है पूरे, राइट। आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जानना है, राइट, क्योंकि हमको एंटर करना है, मैं एंटर करूं या ना करूं उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जानना है, और आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, किस किस की सप्लायर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैसे सप्लायर की, देखिए आपके पास लिखा है पेपर रिमेन इन शॉर्ट सप्लाई, तो सप्लायर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1 to 3% कॉस्ट ही सिर्फ उनका पेपर ट्यूब का कॉस्ट है, सिर्फ उनके टोटल कॉस्ट का 1 to 3% कॉस्ट ही क्या है, पेपर ट्यूब का कॉस्ट है। सब्सटीट्यूट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लास्टिक ट्यूब क्या है, सब्सटीट्यूट है, राइट। अगर पेपर ट्यूब नहीं लेना है तो क्या ले सकते हैं, प्लास्टिक ट्यूब, तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट है पेपर ट्यूब का। फिर न्यू एंट्रेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को आना है तो बस एक मशीन लेनी है, 2 दिन लगेंगे ट्रेनिंग के लिए और स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस, राइट। और आपको इंडस्ट्री के कंपटीशन के बारे में बताया कि 5 मेजर प्लेयर्स 75% मार्केट ग्रैब करके हैं। तो ये सब बताया, मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, राइट। और वैसे भी आपको कोई भी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर पता करना है तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल से पता चल सकता है, और 5 चीजों के बारे में है, मतलब डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के हिसाब से एनालिसिस करना है और बताना है कि WDG को क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या पेपर ट्यूब का मार्केट, राइट। सो सोल्यूशन देखिए, मैं कोई भी केस स्टडी के सॉल्यूशन में पूरा नहीं लिख रही, जैसे WDG शुड ज्वाइन, ऐसे पूरे ग्रामर नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, राइट। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स है, और आपके पास नोटबुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, आप उसको देख लीजिए। समझाना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, इसलिए मैं पॉइंट्स बता दे रही हूँ। पोर्टर्स 5 फोर्सेस model is an important tool for understanding competitive structure of an industry. Hence, it should be used to analyze the feasibility of WDG to join paper tubes market as performance इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी। देखिए, जब मैंने ये केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट की थी, जनरली मैं बता देती हूँ कि दिस केस स्टडी इज ऑन दिस केस स्टडी इज ऑन दिस, मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि क्या जब हम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है ये केस स्टडी किस बारे में है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर बताऊं कि देखिए ऐसा ऐसा लिखा था, इसलिए ये केस स्टडी इस बारे में। क्योंकि एग्जाम में तो जब केस स्टडी आएगी तो ना आपको पता होगा कि किस चैप्टर पे, ना आपको पता होगा किस टॉपिक पे, आपको पढ़ के खुद एनालाइज करना है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक पे ये केस स्टडी है, तभी सॉल्व कर पाएंगे। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज एन important tool for understanding competitive structure of an industry. Hence, it should be used to analyze the feasibility of WDG to join paper tubes market as performance improvement strategy. Porter's
मॉडल एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ 5 फोर्सेस। कौन से है वो? पहला, बायर्स बार्गेनिंग पावर। आप क्या देखते हैं? बायर्स बार्गेनिंग पावर देखते हैं। देन सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर देखते हैं। देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल देखते हैं। देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स देखते हैं। देन इंट्रा इंडस्ट्री, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है पेपर ट्यूब की, उसमें कंपटीशन कितना है वो देखते हैं। राइट? सो अभी देखिए आप कि अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, मैं पूरे केस स्टडी को बार बार पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कहाँ दिया है। ऐसे नहीं है, आपने केस स्टडी पढ़ना शुरू की, अब आप देखिए एनालिसिस करना शुरू कीजिए। कैसे? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि द पेपर ट्यूब paper tubes cost approximately 1 to 3% of the total cost. Paper tube cost approximately 1 to 3% of the total cost of customer finished good. मतलब कस्टमर के फिनिश गुड का सिर्फ 1 to 3% कॉस्ट किसका है? पेपर ट्यूब का है। मतलब उनके फिनिश गुड्स का ज्यादा पोर्शन आपका नहीं है। दूसरा और क्या लिखा था मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर ट्यूब्स आर ऑर्डर्ड इन बल्क। ये क्या ऑर्डर होते हैं बल्क में? देखिए आप शुरू से स्टार्ट कीजिए तो 80% 20% के बारे में लिखा है, फिर लिखा है उनको पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में आना है। पेपर ट्यूब कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स। पेपर ट्यूब कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। पेपर ट्यूब आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क। ऑर्डर होते हैं बल्क में, सबसे पहली बात। राइट? दूसरा क्या कि ये सिर्फ 1 to 3% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड है। राइट? दूसरी बात। और क्या? तीसरी बात कि बहुत सारे लोग एक ही जैसे चीजें बनाते हैं। ऑल्टरनेटिव सप्लायर, ऑल्टरनेटिव उनके पास ऑल्टरनेट्स हैं। कैसे ऑल्टरनेट्स हैं? क्योंकि देखिए 75% ऑफ द मार्केट मेजर मैन्युफैक्चरर्स ने करके रखा है, ग्रैब करके रखा है। तो कस्टमर्स के पास भी क्या है? ऑप्शंस है। तो पहला देखिए, bargaining power of buyers is high। ये कैसे पता चला कि bargaining power high है? देखिए customers purchases in bulk and paper tubes cost only 1 to 3% of total finished goods, and there are many alternative suppliers। ठीक है? अभी आप देखिए, आपने केस स्टडी शुरू की, आप इसके पीछे नहीं पड़े रहे कि बायर्स बार्गेनिंग पावर में मैं क्या लिखूं। देखिए आपने क्या किया, आपने केस स्टडी शुरू की। राइट? और आपने देखा कि लिखा है कि जो कस्टमर है वो बल्क में परचेस करते हैं। टोटल फिनिश गुड का 1 to 3% ही सिर्फ क्या है? पेपर ट्यूब का कॉस्ट है। और आपको पता है कि बहुत ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं कस्टमर्स के पास। तो आपने क्या किया? पहले लिखा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई। राइट? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई है। क्यों? क्योंकि फिर आपने लिखा क्योंकि कस्टमर्स परचेस इन बल्क एंड पेपर ट्यूब्स कॉस्ट ओनली 1 to 3% ऑफ टोटल फिनिश गुड्स एंड देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। इसीलिए क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई है। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है?
आगे लिखा है द पेपर ट्यूब्स आर मेड, यहां तक पढ़ लिया. अब आगे द पेपर ट्यूब्स आर मेड इन मशीन ऑफ डिफरेंट साइजेस. लोएस्ट कॉस्ट मशीन है 1,89,000 की. एक ऑपरेटर लगता है 2 दिन की ट्रेनिंग लगती है, राइट. सो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है 1,89,000 का, और सिर्फ एक ऑपरेटर लगेगा और 2 दिन की ट्रेनिंग लगेगी सिर्फ. इसका मतलब क्या है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई. ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि 1,89,000 सिर्फ है और एक ऑपरेटर लगेगा, 2 दिन की ट्रेनिंग लगेगी, कोई भी फटाफट आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा. सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई. थ्रेट ऑफ new entrants is high as the investment is low and it requires only one operator and 2 days of training. ठीक है, तो आपको क्या हो गया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस भी आपने लिख दिया कि क्या है, हाई है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. ऐसे ही केस पढ़ पढ़ के लिख दीजिए ना, इतना सोचते क्यों, अरे इस टॉपिक में मैं क्या लिखूं, ये पांचों टॉपिक में क्या क्या लिखूंगा. केस पढ़ पढ़ के आपको समझ में आता जाएगा, राइट. अभी आगे पढ़ेंगे. आगे क्या पढ़ा हमने, अ स्पेशल पेपर ट्यूब इज यूज्ड इन मेकिंग अ पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर ट्यूब एंड दिस पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई. ये जो पेपर है वो शॉर्ट सप्लाई में है. इसका मतलब क्या है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है. इससे क्या हो जाएगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर हाई हो जाएगा. बायर का तो बार्गेनिंग पावर हाई है ही. क्यों, कैसे पता चलता है, बल्क में परचेस कर रहे हैं वो, उनके पास इतने ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं और सिर्फ 1 to 3% कॉस्ट ही तो है पेपर ट्यूब की कॉस्ट. उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका 1 to 3% ही पेपर ट्यूब की कॉस्ट है, इसलिए उनका बार्गेनिंग पावर हाई रहेगा. सप्लायर का क्यों रहेगा बार्गेनिंग पावर हाई, उसका भी सिंपल फंडा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल किस में है, शॉर्ट सप्लाई में. रॉ मटेरियल फॉर पेपर ट्यूब is in short supply, hence bargaining power of supplier is high. of course कम रहेगा तो supplier का bargaining power ज़्यादा रहेगा. ठीक है, यहाँ तक देख लिया. 3 आपने फोर्सेस का लिख भी दिया, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर या बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. सिर्फ सिंपल पढ़ते गए, कुछ किया नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया. ठीक है, अभी देन प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेपर ट्यूब हैव टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75%. देखिए टोटल मार्केट शेयर कितना है, 75%. 5 मेजर सप्लायर्स हैं, राइट, और 3% ग्रोथ है पर एनम, राइट. तो ये किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन. 5 फोर्सेस में हमने लास्ट में क्या देखा था, इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन. तो इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन भी क्या है, हाई है. यस, इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन भी हाई है. कैसे देखते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन इज हाई because 75% of market share is held by 5 major manufacturers providing almost similar products. And even क्या 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स 75% मार्केट तो ऑलरेडी ग्रैब करके रखे ही हैं, और हर साल क्या हो रहा है, 3% ग्रोथ हो रही है मार्केट में, जो क्या बता रहा है कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है. एंड इवन 3% इंक्रीज इन मार्केट पर एनम shows
हाई राइवलरी, हाई इंक्रीजिंग राइवलरी। ठीक है, अब आपको समझ गया क्या क्या बोला मैंने। पहला तो मैंने बताया बायर का बार्गेनिंग पावर, दूसरा क्या बताया मैंने, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तीसरा मैंने बताया सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, फिर मैंने बोला कि इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि 75% शेयर 5 मैन्युफैक्चरर्स की बात है, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं और 3% इंक्रीज हो रहा है हर साल, इसका मतलब राइवलरी बढ़ती जा रही है, राइट। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ एमएनसीज भी ऑटोमेटेड मशीन्स लेके पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में आ रही है, राइट। कुछ मशीन क्या है, ऑटोमेटेड मशीन लेके पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में आ रही है। तो ये क्या है, मेजर थ्रेट है, ये मेजर थ्रेट है किसको, पेपर ट्यूब इंडस्ट्री को। और क्या, सब्स्टिट्यूट मटेरियल के बारे में बात करें तो सब्स्टिट्यूट मटेरियल क्या है उसका, प्लास्टिक ट्यूब, लेकिन अभी उससे ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि वो 15% ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर वो अपना प्राइस कम कर दे तो दैट कैन बी अ थ्रेट टू अस, राइट। देन थ्रेट from substitute material is little as its price is 15% more. It can be a threat if it decreases its price, right? So ये हो गया क्या, तो ये क्या हो गया, पांचों फोर्सेस हो गए, राइट। बायर्स एंड सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड थ्रेट इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन का थ्रेट, राइट। मेजर थ्रेट क्या है, अ मेजर थ्रेट इज MNCs planning to join the market, राइट। उनके पास बेटर मशीन्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वो यूज कर सकते हैं, तो दिस इज अ मेजर थ्रेट कि एमएनसीज भी ज्वाइन कर रही है मार्केट, राइट। WDG फ्रॉम द अवेलेबल, तो इससे क्या देखिए, आपको कस्टमर का बार्गेनिंग पावर भी है, सप्लायर का भी है, ये थ्रेड भी है, एमएनसी भी आ रही है, सब्स्टिट्यूट मटेरियल भी है, सब कुछ आपको थ्रेट है। तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे ऐसा लगता है कि WDG को ज्वाइन नहीं करना चाहिए मार्केट, उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है, राइट। फ्रॉम available information, WDG should not join paper tube market. It doesn't seem to be attractive, right? It should go for other alternative as performance improvement strategy, राइट। आपके पास एक केस लॉ लिखा था, आपको पूछा था WDG को पेपर ट्यूब मार्केट ज्वाइन करना चाहिए क्या, तो आपने पांचों पॉइंट्स पे देखा कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स तो का बहुत ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट का भी थ्रेट है अगर प्लास्टिक ट्यूब वाला अपना प्राइस जो है कम कर दे, और फिर क्या इसके अलावा जो इंट्रा इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन है वो भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं लगता जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है
उससे कि WDG को पेपर ट्यूब मार्केट ज्वाइन करना चाहिए, उसको कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, राइट? सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।